बैठिए बैठिए आप बैठो, प्लीज 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 बैठ गए बैठ गए। हमारे यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री साथी टीकाराम जोली साहब, खिलाड़ी वर्मा जी, रफीक खान साहब, अमीन खान जी, मेयर साहिबा, मुनीष गुजर जी, अर्चना शर्मा जी, गंगा बहन जी और हमारे परम आदरणीय श्रीमती अरुणा राय जी, अखिल अरोड़ा जी, निखिल देव जी, उषा शर्मा जी हमारी चीफ सेक्रेटरी साहिबा बैठी हैं, तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, राजीव गांधी युवा मित्रों के दोस्तों, राजनीतिक के तमाम हमारे साथी और अंकेक्षण काम देख रहे तमाम साथी, जो भी लोग बैठे हैं, ये प्रोग्राम लिस्ट से हटके हैं। और मुझे खुशी है कि आज जो दिन चुना गया डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, जो समानता की भावना संविधान में जो रखी गई उसके अपने मायने थे। वो जमाना था जब मुल्क आजाद हुआ, किस प्रकार से त्याग बलिदान कुर्बानी हुई महात्मा गांधी के सानिध्य में, लंबा इतिहास है। संविधान बना अम्बेडकर साहब के सानिध्य में। संविधान के आधार पर ही आज देश दुनिया के अंदर इस देश का नाम है, मान है, सम्मान है, क्योंकि लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र कायम है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, बार बार सैनिकों में शासन, बंदूकों में राज हुआ वहां पर। 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर सरकार बदली है, परंतु लोकतंत्र कायम रहा। आज जो माहौल देख रहे हैं देश के अंदर, उससे थोड़ी चिंता है, थोड़ी नहीं ज्यादा चिंता है। पूरे देश के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, लेखक, पत्रकार और आम जनता वो चिंता में कि किसी को नहीं मालूम देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। ऐसे वक्त के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। बजट पेश किया है, एक से बढ़ के एक स्कीम दी आपको, आप सब बहुत ही प्रभावित है उससे, पूरा प्रदेश प्रभावित है। लागू करने के लिए आपने आज वर्कशॉप रखा। मैं निखिल देव को, अरुणा जी को, तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो वर्कशॉप के माध्यम से जो हमारे युवा साथियों को प्रेरित किया है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम चाहते हैं हमारी एक एक योजना जो है उसी रूप में इम्प्लीमेंट हो, जिस रूप में जिसकी हमारी मंशा रही है। उनकी योजना के लिए मर्म क्या है वो समझ करके इम्प्लीमेंट करें। और जब हम कहते हैं कि महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे 2 महीने तक, तो आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होगी उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जनसेवा हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारे भाव होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना ये देखा था कि इस प्रकार शिक्षा हो, संघर्ष हो, लोग आगे बढ़े। वो भावना हम सब में होनी चाहिए। और जो गांधी जी ने भी कहा था, अगर राजनीति में किसी को आना है, किसी क्षेत्र में जाना है, आजाद जिंदगी का जो है वो बचपन से ही रचनात्मक काम होना चाहिए। सिविल सोसाइटी काम कर रही है, ये भी रचनात्मक काम है, एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही है। और मैं हमेशा सिविल सोसाइटी के एनजीओ को सपोर्ट करता हूँ जब कभी मुझे अवसर मिलता है। और मेरा मानना है कि नई हर सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए देश के अंदर। आज तो एक्टिविस्ट की भूमिका, सिविल सोसाइटी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है और विश्वास का माहौल है।
ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान में और हमारी सोच में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। आज चिंता लगी हो किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खुद खतरे में है ऐसा महसूस होता है। ये चिंता हम सबको होनी चाहिए। राजस्थान में आप निश्चिंत रहें, आपने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, इस बात का एहसास मुझे है। इस बात का एहसास मुझे है और मैं कई बार कहता हूं, अरे शांत रहो, प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार मैं कहता हूं जातिवाद की बात हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति की बात हो रही है, और जब मैं देखता हूं अपनी तरफ तो मैं कई बार मीटिंगों में कहता हूं कि मेरी जाति का एक एमएलए है असेंबली के अंदर, एक एमएलए, और वो मैं खुद ही हूं। तो आप सोच सकते हो कि आज सभी जाति, सभी धर्म के लोग अगर आप वो रास्ता सही दिखाएं, ऐसा माहौल बनाएं, तो जातिवाद हो या धर्म की बात करें, उनकी जगह वो है। पर अगर आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे, तनाव पैदा करेंगे, हिंसा का माहौल बनाएंगे, तो गांधी जी ने भी कहा था हिंसा का जवाब कभी इंसान ही हो सकता है। और इस माहौल के अंदर देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा? आज माहौल हिंसा का है, आज माहौल तनाव का है, आज माहौल सांप्रदायिकता का है, जो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, इसीलिए सिविल सोसाइटी ने भी सपोर्ट किया उनको। मुद्दे क्या थे? महंगाई का था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, और अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत बढ़ रही है। वही अपना तो बड़ा मुद्दा देश के अंदर। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस खाई को बढ़ने नहीं दे, सबका ख्याल रखे। हमारी सरकार ने जो बजट पेश किए हैं, 5 बजट मैंने पेश किए हैं, वर्तमान हालात को देखते हमने कोई टैक्स नहीं लगाया किसी बजट के अंदर। जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, नवाचार किया जो देश में कहीं नहीं है, वो योजना हमने दी है राजस्थान के अंदर, जिसकी चर्चा भी दिग्विजय ठीक कह रहे थे, पूरे देश के अंदर हो रही है, चाहे वो ओपीएस भी क्यों नहीं हो। मैंने मानवीय दृष्टिकोण से दिया ओपीएस, 35 साल अगर नौकरी करे और अनसर्टेनिटी है जिंदगी के अंदर, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरी पेंशन जो है शेयर मार्केट के आधार पर तय होगी, म्यूचुअल फंड के आधार पर तय होगी, तो आप सोच सकते हो कि फिर क्या हालात होंगे, वो कैसे काम कर पाएगा। ओपीएस देती है, गारंटी देती है आपको पेंशन की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब भारत सरकार ने उसको एक कमेटी बनाई है 10 दिन पहले ही। ये कमेटी पहले बन सकती थी, जब तो आपने हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद को कहा, आप इसको एग्जाम ही करवाइए एक बार। हमने सोच समझ के लागू की राजस्थान के अंदर। मेरा मानना है कि धीरे धीरे हमारी तमाम योजनाओं को, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मैंने एक और मांग की प्रधानमंत्री जी से, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सोशल सिक्योरिटी की। हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर आ गए, जो राजीव गांधी का सपना था, सब कुछ हो गए हैं। विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, तो कम से कम आप हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों के अंदर भी जो नीडी परिवार है उसको कम से कम वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है, जिंदा रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए।
हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। मिनिमम 1000 रुपये कर दिया अभी मैंने, सब लोग बहुत खुश है। 15% बढ़ोतरी होगी, ये हमने फैसला किया है, बड़ा फैसला है। इससे मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। ये तो ठीक है, क्योंकि हालात देश में ऐसे हैं, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए लोग खुश होते हैं कि चलो मैं 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, 1500 मिल रही पेंशन। मैं चाहता हूं कि वास्तव में एक मजदूर भी होता है, एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो खाली मशीन नहीं बनती है, मजदूर से बनती है। मजदूर जब बूढ़ा हो जाता है, सही साथ देता नहीं, तो वो फिर घर बैठना पड़ता है उसको। हो सकता है परिवार के बेटे पोते भी नहीं हो, इस प्रकार से परिवार चला सके। उसको ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने मजदूरी की है देश के निर्माण के अंदर, मुझे बुढ़ापे के अंदर कम से कम परिवार चलाने के लिए सरकार मेरा साथ देगी। चाहे उसको पेंशन कह दीजिए, चाहे उसको ऑनलाइन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, पर उस परिवार को पैसा मिलना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने अपने जमाने में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। आज ये तो अरुणा जी बैठी हुई है, मेरी अरुणा जी से तो पहचान ही सूचना के अधिकार को लेके ही हुई है, मैं तो उनको जानता ही नहीं था। इन्होंने निखिल देनी, इनके साथियों ने अभियान चलाया। मैंने 4 लाइन पढ़ी अखबार के अंदर, सूचना का अधिकार आम जनता को मिलना चाहिए, और मेरे दिमाग में बैठ गई बात, सटीक बात है। मैं खुद इनसे मिला धरने के अंदर, इनको मैंने वादा किया हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। मैं उस वक्त पीसीसी का प्रेसिडेंट था, और अरुणा जी के लिए लगता है मुझे 8 महीने बाद में खुद को मुख्यमंत्री बनना पड़ गया। और मैंने शुरुआत करी सूचना का अधिकार की। पहले मैंने प्रशासनिक आदेश थे, अरुणा जी ने विरोध किया उसका, फिर हमने बनाया जनता एक्ट बनाया। बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ ट्राई किया। असली जो आरटीआई बना वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने देश में बनाया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया के मुल्कों में हो रही है, आज भी हो रही है। अब नई सरकार जो आई है वो भले उसको कमजोर करे, अलग बात है। आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तमाम कानून पास करके पार्लियामेंट से इस पब्लिक को मिले, ये मामूली बात नहीं है। आपको हमको एहसास होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर हर इंसान को जो रोजगार की गारंटी मिली है कानून से, शिक्षा का अधिकार मिला है, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल का कानून बना है, ये लागू हुआ है। इसलिए सरकार बदलेगी तो लागू रखना पड़ा उन लोगों को। अब मैंने कहा है कि आपको चाहिए 5वां कानून बनाए वर्तमान गवर्नमेंट, वो सोशल सिक्योरिटी का कानून, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, और परिवार को मिलेगी राजस्थान में नहीं देश के अंदर। ये भावना आज इस वर्तमान गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं, जब मुद्दा हाथ में ले लेगी अरुणा जी और निखिल डे, पूरे देश में मैसेज आएगा, तो कभी न कभी भारत सरकार को राइट टू सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, जहां मेरा बस चलेगा मैं लगातार दबाव बनाता रहूंगा भारत सरकार पर। इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि जो आज की आपकी जो वर्कशॉप हुई है, इसके अपने मायने हैं। इसलिए को मैं वहां पर रिपीट नहीं करूंगा, जो आपको बता दी गई है। हर स्कीम के अंदर उसका मन समझ निकाल सकता है, चाहे वो लाइब्रेरी, संविधान केंद्र की बात भी क्यों नहीं हो, क्यों किया जा रहा है, समझ सकते हैं आप लोग। हम चाहते हैं कि राजस्थान की नौजवान पीढ़ी, राजस्थान के छात्र, राजस्थान युवा, उन तक आप बात पहुंचाओगे। ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ का शानदार बने। हमने 500 लोगों को विदेश भेजने का तय किया राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, पढ़ाने के लिए, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, फीस, 2-3 कैटेगरी बनाई है हम लोगों ने। इसलिए ये बच्चे जो राजस्थान के आज जाएंगे छात्र, जो उनके साधन उनके पास नहीं है जाने के लिए,
अमीरों की तरह, वो भी जा पाएंगे। जमाना आएगा कि हमारे राजस्थान के बच्चे जो है अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ के आएंगे, दुनिया के मुल्कों में ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रदेश की देश की सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए राजस्थान सरकार चिंता कर रही है। मैंने अभी कहा मिशन 2030 राजस्थान नंबर 1 बनना चाहिए। मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा राजस्थान वो नहीं रहा पहले वाला। अब राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं लगभग सब आ चुकी, जो प्रीमियर संस्थाएं होती है, IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, FDDI विश्वविद्यालय में पहली बार CM बना था तो 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे। आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है, 91 विश्वविद्यालय। पिछले जो साल में कॉलेजेस 250 खुली राजस्थान के अंदर। मैंने अभी 5 साल के अंदर 303 कॉलेज खोले, 303 कॉलेज खोल दिए। उसमें 130 कॉलेज तो गर्ल्स की है, और ये कह दिया जहाँ 500 लड़कियां होगी वहां पर कॉलेज खोल दिया जाएगा। शिक्षा में हमारा नेटवर्क शानदार बन गया। शहरी पंचायतों में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दी, इंग्लिश स्कूल खोले, अंग्रेजी स्कूल खोले। गांव के अंदर लॉटरी खोलनी पड़ रही है, इतना क्रेज है लोगों के अंदर। बड़ी खुशी की बात की है। जमाना बदल गया है। मैं बचपन में खिलाफ था अंग्रेजी के अंदर, क्या काम आएगी अंग्रेजी हमारे। आज जमाना बदल गया है, IT का जमाना है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को विषय अवसर दें। फीस ज्यादा है प्राइवेट स्कूल में, 50,000 1 लाख कहाँ से लाएगा वो। तो हमारी सोच और दूरदृष्टि के साथ में हमने तय किए हैं सारे फैसले। लागू करवाना अपना आप में बड़ा चैलेंज होता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जिससे आप समझ जाएंगे सब क्यों किया जा रहा है। 25 साल पहले मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने एक स्कीम लागू करी, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष स्वास्थ्य के लिए। उसके मायने थे, कोई लिमिट नहीं थी। बीमार होगा BP, उसमें खाली BPL नहीं मैंने किया, अब तो पूरी पब्लिक के लिए कर दिया है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी, 5 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, इलाज बहुत सरकार करवाएगी। सिर्फ BPL का, BPL की संख्या उसमें बहुत ज्यादा थी। आपको आश्चर्य और दुख होगा, 4 साल तक हम बोलते रहे स्कीम के बारे में, पता नहीं लोगों को विश्वास नहीं हुआ या क्या हुआ, वो गरीब तक बात पहुंची नहीं। मैं चाहे 100 करोड़ रुपये खर्च करने तैयार था, तो मुझे लगता है 15-20 करोड़ मुश्किल से खर्च हुए होंगे। चुनाव आता है तो मैंने पूछना शुरू किया, भाई बताओ आप लोग बैठे हो, कितने लोगों को मालूम है स्कीम के बारे में। फिर मैं हाथ खड़े करवाता, फिर हाथ में गिनता वहां पर, तो कहीं 50, कहीं 60, कहीं 80, कहीं 100 हाथ खड़े होते। तो मैंने कहा अगर आप 2-4 हजार लोग बैठे हो यहाँ पर, सबको मालूम होता है स्कीम के बारे में 4 साल पहले से ही, आप कितने गरीबों को भला कर सकते थे। वो मेरा अनुभव, कटु अनुभव है। इसलिए आज सबसे बड़ा काम जो हमने बजट पास करने के पहले ही उसे समझ लिया कि हमने सारी सेक्रेटरी को बुला लिया, पहले ही घोषणाएं जो ABC करवा लिया कैटेगरी उसकी, हम लोगों ने पूरी मीटिंग कर ली, अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई। बाद में बजट पास हुआ है, अब जल्दी मीटिंग करने वाले वापस उसकी रिव्यू मीटिंग। बस साथ में जो ये महंगाई वाला मामला है, ये स्कीम में इम्प्लीमेंट हो, गांव तक गरीब तक पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी आपको देना मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। उसमें सिविल सोसाइटी कोई चिंता करती समाज की, इसलिए वो आगे आती बार बार भागीदारी निभाती। इसलिए मैं उनको अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, अरुणा जी को, निखिल को भी, और कहना चाहूंगा निश्चिंत रहे, हम सब मिलकर के
बजट पेश नहीं किया है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा पैसा जादू से आएगा। आ रहा है, कहीं से आ रहा होगा। अगर मैं एमएलए को कहूं, ये हमारे एमएलए साहब बन बैठे हैं, तो मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। काय नहीं है, निभाया भी है। तो मुझे नहीं मानता कि वो जिला मांग लेंगे, उन्हें जिले खोल दिए मैंने उनकी मांग पर। तो आप सोच सकते हो, जो मांगा मैंने पूरा किया है। बोलो भाई, बताइए। मांगे खत्म हो गई आपकी। तो कहने का मतलब ये है, हमने सोच समझ के स्कीम बनाई है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा जो स्कीम में, वो सब तय किया है, एलोकेशन किया है। पिछली बार भी 90% है, वो हम आगे बढ़ गए थे इम्प्लीमेंट करने में बजट को। विपक्ष के बार कोई बोलने का जवाब नहीं था। इस बार भी वो कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। पैसा भी आएगा, इम्प्लीमेंट भी होगी, और उसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, नौजवान साथियों से, तमाम साथियों से, आप सब मिलकर के, जो राजीव गांधी मित्र हो, चाहे राजीव गांधी लोग हों, सब लोग मिलकर के अपना कर्तव्य समझे इस बात को। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। राजनीति अपनी जगह चलती जाएगी, अलग अलग पार्टी होती है, कोई दुश्मनी हमारी नहीं आपस के अंदर ना होनी चाहिए। लड़े विचारधारा की है, वो बात अलग है। कोई पार्टी अगर लोकतंत्र को यकीन करती है, जो संविधान में लिखा हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के, लोकतंत्र में, समाजवाद में, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, कोई दिक्कत नहीं हमें। विचारधारा अगर प्रेरित हो, जिसमें हिंसा भी हो रही है, तनाव भी है, भेदभाव भी है आपस के अंदर, तो हमें शिकायत उनसे है। शिकायत इतनी सी है, हम अपने धर्म निभा रहे हैं। शानदार बजट, शानदार योजनाएं, महंगाई को देखते हुए स्पेशल प्रोग्राम, नौकरी दे रहे हम लोग। 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है, 1.25 लाख 1.5 लाख की प्रक्रिया चल रही है, कि इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। 1 लाख में और घोषणा कर रखी है। कोई कमी नहीं रह रहे हम लोग नौकरी देने के अंदर भी। देश के अंदर महंगाई हो, चाहे हो रोजगार की बात हो, पानी की योजनाएं बन रही है, आधा आधा हम दे रहे हैं, आधा आधा केंद्र दे रहा है। जल जीवन मिशन, घर घर नल पहुंच रहे हैं लाखों की तादाद के अंदर। बिजली का उत्पादन हो रहा है, नंबर 1 है हम लोग सोलर के अंदर, आगे बढ़ रहे हैं। सड़कें शानदार बनी राजस्थान के अंदर, राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है अन्य राज्यों से सड़कों के मामले के अंदर भी। और सोशल सिक्योरिटी में हम ध्यान दे रहे हैं। आने वाले वक्त में स्कीमें बनी है, इंप्लीमेंट होगी, उसमें आप सबको मैं आह्वान करूंगा। आपको बुलाने का मकसद यही था। वर्कशॉप हुआ है, आपके टिप के अंदर होना चाहिए हर स्कीम का नाम। स्कीम बहुत ज्यादा है, हर स्कीम का अपना महत्व है। मैं आपका आह्वान करूंगा, जो आपको काम दिया गया है गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, घर घर में जाए, गरीब को आप देखें, उनका भला कैसे हो, आपको खुशी होगी ये गरीब की मदद करके। मैं खुद जो यहाँ तक आया हूँ, एक सोशल वर्कर के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू किया था। ये बात बता के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं गांधी पीस फाउंडेशन का वर्कर था, सिंपल। हम लोग शराब को लेके आज तो शराब मेरे राज्य में भी चल रही है, शराबबंदी नहीं कर पा रहे हम लोग मजबूरी के अंदर। शराबबंदी को लेकर पिकेटिंग हम लोग करते थे, अस्पतालों में जाते थे, कई मरीज गांव से आते थे, उनके हाथ में अटेंडेंट नहीं होते थे, काफी दिन लग जाते थे, भर्ती रहते थे वो। हम पोस्ट कार्ड ले आते थे, लिखते थे उनके लिए, उन घरों में चिट्ठी लिखते थे कि आपका मरीज जो है, आपका ये ठीक हो रहा है, डॉक्टर ने ये सलाह दी है, पूरी बात लिख के पोस्ट कार्ड भेजते थे गांव में। वो खुश हो जाता था। बांग्लादेश का युद्ध हुआ इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारी सीमा पर, बंगाल के अंदर।
मैं खुद वहां पे गया, शरणार्थी शिविरों में काम किए लंबे समय तक, और वो काम ऐसे थे जिससे आपको लगता है मैं एक सोशल वर्कर भी हूं। जिंदगी में अगर आप सेवा का काम कर लें बचपन के अंदर ही, छात्र जीवन में, युवा अवस्था में, चाहे आप किसी फील्ड में जाएंगे, उद्योगपति बने, व्यापारी बने, नौकरी करें, राजनीति में आए, तो सोशल वर्क आपके साथ हमेशा चलता है। आपके भाव वैसे बन जाते हैं जैसे सिविल सोसाइटी वाला कमिटमेंट क्या है समाज के साथ में, जो क्या मिलता है, वही भाव आप सबके होने चाहिए। वो भाव होंगे तो हमारी स्कीमें पूरी तरह इंप्लीमेंट होगी। यही बात कहते हैं मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसी के साथ आज की ये एक दिवसीय कार्यशाला समाप्त होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाएं। आज के इस कार्यक्रम में आखिर में हम स्मृति चिन्ह दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे अतिथियों को।